पाकिस्तान को ये वीडियो देखकर करारी मिर्ची लगने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने दावा किया कि उसने भारत को करारी शिकस्त दी है। लेकिन आज हम आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा आप सबके सामने आ जाएगा। दरअसल 100 घंटे की लड़ाई जो भारत और हिंदुस्तान के बीच में हुई है, उस जंग में किसकी जीत हुई है? साफ तौर पे भारत की हुई है। पाकिस्तान ने जानबूझकर, जिस रोज भारत ने अपनी मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर भेजी, कई टेरर कैंप को नेस्तनाबूद किया, तब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने एक साल से जो उनका ट्विटर हैंडल बंद था, ट्विटर पूरी तरीके से बैन था, झूठी खबरों को फैलाने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहां ट्विटर फिर से चालू किया ताकि उनके लोग और खास तौर पर नाकाबिल पाकिस्तान आर्मी फिर से अपने लोगों को झूठ परोस सके, झूठ बता सके पूरी दुनिया को कि देखिए हमारी फौज तो बहुत ही काबिल है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब दावे सामने आने लगे, खुद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर जो पाकिस्तानी जनता है ट्विटर हैंडल के जरिए यह बताने लगी कि देखिए हमारे ऊपर तो हिंदुस्तान के शोले गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं। और एक तरीके से जब पूरी जनता, पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की मिसाइलों की वो आग के शोले जो टेरर कैंप पे गिर रहे थे, तब जाकर पाकिस्तान ने बैकफुट पर आती है और पूरी दुनिया को एक अलग कहानी बताना शुरू करती है। बताएंगे इस जगह पर कि क्या क्या अंदर की बातें थी, लेकिन उससे पहले जानिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन बता दें वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्हें कोई खा रहा है और इस तरीके से खा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। हमारे किसानों की बात करेंगे, भारत में रहने वाले किसानों की, कि किस तरीके से वो मिसाइल उठाकर भारतीय आर्मी को सौंप रहे हैं और वहीं पर पाकिस्तान आर्मी इसका लोहा मानकर पहले ही हार चुकी है। और बताएंगे पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा झूठ जिसे सुनकर खुद पाकिस्तान आर्मी शर्म से अपना सिर झुका रही है। तो आसिम, सबसे पहले बताइए कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी तस्वीरें आई हैं जिसे आप ये बता सकें कि पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। देखिए, जो सबसे पहले जब ये पूरा अटैक हुआ, जो पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिश रची और पूरा का पूरा हमला किया भारत पे, तो हम लोगों ने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की मिसाइल उन्होंने लॉन्च करी फतेह 2 और उसके बाद वो दिल्ली को उनको निशाना बनाना था, सारी चीज़ें थी, उसको सिरसा में गिराया गया। कई ऐसी वीडियो आई जिसमें हमारे जो किसान भाई थे वो उस मिसाइल को हाथों से उठा के आर्मी को सौंप रहे हैं। जैसलमेर में जो पूरी इन लोगों ने ड्रोन भेजे, हमला किया, वीडियोस दिखाई हैं, साफ वीडियोस हैं। जो हमारे देश के नॉर्मल आम नागरिक हैं वो इनकी मिसाइलों से डरे नहीं, वहीं पर ज़मीन पर पड़ी और वहीं पर आके खड़े हुए, अपने हाथों से उन्होंने देखा, बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर आर्मी आई, सारी चीज़ें करी। और तो और कई ऐसी वीडियोज़ भी हैं जहाँ लोग खड़े हुए देख रहे हैं, मिसाइल यहाँ पड़ी हुई है। मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत के लोगों को इन छोटे मोटे उनके जो पुर्जे हैं इससे डर जाएंगे, लेकिन होता क्या है उल्टा, हमारे जो भारत के लोग हैं वो मिसाइलों को उठा के खुद आर्मी को सौंपते हैं। भैया देखो ये इनका कबाड़ा है, इनको कबाड़ को देखिए कैसे कैसे पत्थर फेंक रहे हैं। तो अब कबाड़ी मुल्क है, कबाड़ फेंक रहा है, उसे लगता है कि इन कबाड़ के छोटे मोटे टुकड़ों से भारत डर जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं है भारत का हर आदमी पाकिस्तान को उस लेवल पर जाकर टक्कर दे देगा, उस लेवल पर उनको रौंद देगा जहाँ पे उस छोटा सा मुल्क कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक दुम बन चुका है जो सीधी नहीं होती है, तो उसको उसी की ज़बान में अब समझाने का वक्त आ गया और हमारी सेना वो कर भी रही है। देखिए, जो पाकिस्तानी का जो माल था वो चाइनीज़ माल है और चाइनीज़ माल कितना टिकता है वो आप सबको पता है और बताने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता और घटिया माल उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बेचा और यही माल कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी पर भारी भी पड़ रहा है। वनिता, आप ये बताइए कि आपके पास जो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो उनके DG ISPR अहमद साहब हैं और लगातार झूठ पर झूठ बता रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी आर्मी तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्मी है और एक प्रोफेशनल आर्मी से कई सारी ये गलतियां हुई हैं, तो क्या क्या अंदर की बात आपको पता है जो बता सकती हैं आप? देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से झूठ फैला रहा है, जिस तरह से जो उनके DG हैं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर एक बात कहते हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर और ख़ासकर मैं अपने हिंदुस्तानी भाई और बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको आकर कोई भी ये कहता है कि अरे हिंदुस्तान नहीं कुछ कर पाया, हिंदुस्तान हार गया, तो आप उसको जवाब दीजिए। आप बताइए, आपको याद होगा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद जब ब्रीफिंग करते हैं, जब बिहार में जाकर वो संबोधन करते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर
भी हिंदुस्तान ने कभी भी जंग की बात की ही नहीं थी, जिस पर पाकिस्तान अब इतना इतरा रहा है। दरअसल आप हमेशा याद रखिए कि हिंदुस्तान की जो स्ट्रैटेजी रही है वो हमेशा ये रही है कि कभी भी किसी मासूम को या किसी बेगुनाह को सज़ा ना दी जाए, और इसी की चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो हमारी भारतीय सेना है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशानाबूद किया, आतंकियों को टारगेट किया। और सबसे पहले आप ये समझिए कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म पर हमें चोट करनी थी। हमें दुनिया को दिखाना था कि जो आतंकवादी को प्रोपेगेंडा फैलाता है, जो आतंकवादियों को बनाता है, जो पाकिस्तान है, वो किस तरीके से अपने गढ़ में आतंकवादियों को पाल रहा है। और इसीलिए जो हिंदुस्तान है उसने एक्शन किस पर लिया? सिर्फ टेररिज्म पर लिया। और इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? वो आकर बेगुनाहों को मारता है। पुंछ में उसने जिस तरह से अटैक किया, वहाँ पर 16 जो लोग थे जो बेगुनाह थे उनकी मौतें हुई। तो ये पाकिस्तान के लिए शर्मसार करने वाला है। और जिस तरह से वो ढोंग कर रहे हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो आकर कैमरे पर बोलते हैं कि हम जीत गए। किस बात का घमंड है उन्हें? कैसे जीत गए आप हमें ये समझाइए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो उनके डीजी आकर सामने करते हैं, जनरल करते हैं मिस्टर अहमद चौधरी, अगर उनके बारे में आप गूगल करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी फैमिली क्या है, उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, तो आपको पता लगेगा कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एक टेररिस्ट के बेटे हैं। आप खुद जाकर गूगल करिए, पता करिए कि जो मिस्टर अहमद चौधरी हैं वो उनके आगे पीछे लगता है शरीफ, लेकिन वो शरीफ है नहीं। आप पता करिए कि उनका नाम क्या है, उनके पिता कौन है, तो आपको पता लगेगा कि जो आपको सबको पता होगा पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर जनक रहे हैं अब्दुल कादर खान, उनके एक साथी थे, दूसरे साथी जो कहा जाता है कि वो दूसरे जनक हैं, उनका नाम है सुल्तान बशरुद्दीन। और सुल्तान बशरुद्दीन को उसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता है। ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर के बारे में जो बहुत सारी डिटेल्स थी वो उन्होंने ट्रांसफ़र की थी उनको, और इसीलिए उनको यूएन ने एक आतंकवादी घोषित किया था। और यही बशरुद्दीन किसी और के पिता नहीं है बल्कि ये मिस्टर अहमद चौधरी के पिता हैं, जो इस अटैक के बाद लगातार आते हैं कैमरे पर झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान की इतनी सारी मिसाइलें गिरा दी, ड्रोन्स गिरा दिए, साथ ही साथ वो आकर कैमरे पर ये भी कहते हैं, इस तरह से बकवास करते हैं और बोलते हैं कि देखिए अभी तक जो हिंदुस्तान ने अटैक किया उसमें हमें कोई लॉस नहीं हुआ। फिर वो 8 पर आते हैं, 8 के बाद वो 26 पर आते हैं, यानी वो अपनी ही बात पर टिक नहीं रहे। और इसीलिए जो पाकिस्तान है वो बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और आपको ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई कहे या आपके हिंदुस्तान पर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कहे, वो ये बताए कि देखो हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाया, तो उससे जाकर बताइए कि हिंदुस्तान ने कभी भी वॉर की बात की ही नहीं थी। उसका मेन एक्शन था कि सिर्फ टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए, दुनिया को दिखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को बढ़ावा देता है। और तो और उसकी सेना में खुद आतंकियों के बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए जो आतंकवादी की जिसके पिता खुद आतंकवादी हों और एक जनरल बन जाए पाकिस्तान आर्मी में, उस आर्मी के बारे में आप क्या ही समझेंगे। एक आतंकवादी का बेटा एक आर्मी में जनरल की पद पर रहकर लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है और ये कहता है कि हमने किसी भी तरीके से भारतीय मिसाइलों को भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया है। और एक तरीके से बार बार वीडियोस दिखा के बता रहे थे कि देखिए हमने तो उनकी मिसाइलों को ट्रैक कर लिया था। अब मिसाइलों को ट्रैक करने के बावजूद भी अगर इतनी मिसाइलें आपके अंदर आ जा रही हैं, दावा उन्होंने ये भी किया कि हमने भारतीय फाइटर जेट की जो हाइपरसोनिक हाइपर जेट्स हैं हमने उन्हें मार गिराया है। अरे जाहिलों, कम से कम जेट अगर मारने की अगर बात कर रहे हो तो कम से कम ड्रोन ही रोक लेते। ड्रोन तो रोका जा नहीं रहा, फाइटर जेट करने की जो बात है आ रही है तुम्हारे सामने, ये कहीं से भी सच नहीं हो सकता। और खुद उनके जो रक्षा मंत्री हैं, जब उनसे पूछा गया कि जरा बताइए कि आपने किस किस तरीकों से जेट उड़ाए हैं, तो रक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि देखिए जाकर आप सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिए। अरे जिस देश का रक्षा मंत्री ये कहे कि सच अगर आपको पता करना है तो आप जाकर सोशल मीडिया देखिए, ट्विटर हैंडल देखिए, वही ट्विटर हैंडल जिसे 1 साल से पाकिस्तान ने बंद कर रखा था। और जैसे ही पहली मिसाइल भारत दागता है वहां पर जो पाकिस्तान में ट्विटर बैन ट्विटर से हट जाता है। और ये ट्विटर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का झूठ फैलाने के लिए बताया गया था। यहां तक आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं, कौन है वो अंदर के, कि पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़े करने की जो कवायद चल रही है, अंदर ही अंदर पाकिस्तान खोखला हो रहा है। कई वीडियोस हैं हमारे पास जहां पर खैबर पख्तूनख्वा से आई है
पुलिस वाले खुद आर्मी को हड़का रहे हैं। बलूचिस्तान में जो आर्मी है वो एक तरीके से उन्हें रगड़ रही है। जो सिंध प्रांत है वहां पे सिविल एक तरीके से उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो क्या है अंदर की बात, पहले वो जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट है हमारे पास, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, जहां पर आपको पता लगेगा कि भारतीय मिसाइलों ने किस तरीके से तबाही और त्राहिमाम कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, और उस तस्वीरों को छुपाने की जो कवायद थी पाकिस्तान की वो छुपाए छुप नहीं रही है। भारत ने एक चिंगारी दी है, वो चिंगारी इतनी ज़्यादा आग में तब्दील हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर अब वो आग बन चुकी है और पाकिस्तान अब जो है टुकड़ों में टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स चल रहा होगा, वो ग्राफिक्स इसमें पाकिस्तान के कुछ टुकड़े हैं, 5 प्रांत है। 5 प्रांत जो है इनमें से जो सबसे ऊपर है वो गिलगिट बल्तिस्तान है। ये वो इलाका है जो भारत का था, जो आज़ाद कश्मीर है, जो अब भी भारत का है, भारत उसे लेकर रहेगा। उसके नीचे आपको खैबर पख्तूनख्वा है, दिख रहा होगा, फिर पंजाब है, फिर बलूचिस्तान है और साथ ही सिंध है। इन जो 4 प्रांत है अलग, ये सबसे इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि पंजाब में एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जितने भी सरकार बनती है, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे फिर शहबाज शरीफ की हो, वो पंजाब के इलाके से निकलती है। और ये इतने ज़्यादा अलग प्रांतों पे इतना दबाव डालते हैं, उनको इतना इन पर अत्याचार करते हैं कि जितनी भी सरकारी नौकरी होती है, जितना भी राजस्व कार्य होता है, ये सब पंजाब के लोगों को ही देते हैं। जितने भी मिनिस्टर बनते हैं सब पंजाब के बनते हैं। और जितने भी अलग जो प्रांत होते हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वहाँ पर विकास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये जो 4 प्रांत है वो अलग देश होने की मांग करते हैं। अब आपको शॉर्ट में बताएंगे कि किस वजह से जो है ये प्रांतों की अलग अलग प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले जानिए बलूचिस्तान जो है वो 1947 में जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे और दोनों अलग अलग बन गए, तो बलूचिस्तान की बात हुई थी कि ये भी एक अलग देश बनेगा। लेकिन जो जिन्ना थे उन्होंने दबाव डालकर 1948 में गैर कानूनी तरीके से जो है वो बलूचिस्तान को कब्जे में ले लिया था और जब से ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद से ही बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अलग देश की मांग करते हैं और इस 2000 में जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी, जिसने पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस सबको एक तरह से नकड़वा की है, उनको घुटने टिका रखे हैं और समय समय पर जो है पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। साथ ही अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन भी हाईजैक कर ली थी। इसकी वजह से बलूचिस्तान जो है अलग देश की मांग कर रहा है। अब बात करते खैबर पख्तूनख्वा की बात करने से पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की है। वहाँ पर जो है ये पाकिस्तानी सेना से कह रही है कि जाकर हिंदुस्तान की फ़ौज से लड़ो। यहाँ पर क्या दिखा रहे हो। ये वीडियो आपके देखने के बाद, और खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पर कम्युनिटी है वो पठान लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, और ये कहते हैं कि हम तो अफ़गानिस्तान के साथ मिले हुए हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं है और ये भी जो है वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। इसके बाद आता है सिंध के जो लोग हैं वहाँ पर 30% जो थी वो हिंदू और मुहाजिर की आबादी थी। मुहाजिर मतलब जो लोग दूसरे देश से जा चुके, यानी भारत से जा चुके थे, उनकी आबादी है। और उन पर यानी पंजाब प्रांत के जो लोग हैं उन्होंने अत्याचार किया, उनके कभी विकास के बारे में नहीं सोचा। इस वजह से जो है वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे संगठन बन चुके हैं जो समय समय पर आंदोलन करते हैं और सिंधु देश के नाम से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है गिलगिट बल्तिस्तान यानी जो भारत का हिस्सा है, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर एक तो जो पाकिस्तान आर्मी है और पाकिस्तान के जो लोग सरकार है वो वहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देते हैं। बहुत सारे वहाँ पर आतंकवादियों के टेरर कैंप हैं जिस पर उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए जो है बहुत सारे लोग वहाँ से आ भी चुके थे भारत में, क्योंकि उनके अत्याचार हो रहा था, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा था। साथ ही जिसकी वजह से वहाँ पर भी लोग जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आपने जिस तरीके से हमारे साथी से समझा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के जो 5 टुकड़े हो सकते हैं और जो खासतौर पर जो पंजाब प्रांत है, अगर आप गौर करें, कभी भी पाकिस्तानी सरकार में जो उच्च पद पर जो लोग बैठते हैं, पाकिस्तानी सरकार में जो उच्च पद पर जो अधिकारी बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखते हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान में जितने भी अलग अलग समुदाय रहते हैं वो पंजाब प्रांत वाले लोगों से नफरत करते हैं। एक तरीके से उनका मानना है कि जो पंजाबी है, जो पाकिस्तानी पंजाबी कौम है, वो जानबूझकर उन्हें दबा रही है, उन्हें रौंदने की कोशिश कर रही है और इसलिए पाकिस्तान के अंदर
5 अलग अलग ये कहें टुकड़ों करने की जो बात आ रही है, अगली बार जंग होगा। एक बार भारत के साथ अगर खुले तौर पर जब जंग हुई थी तो भारत ने 2 टुकड़े कर दिए थे, और इस बार जिस तरीके से बार बार जो पाकिस्तान हमें छेड़ रहा है, तो यह दावा भी किया जा सकता है कि अगर इस बार लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के 5 टुकड़े तो होना जरूरी है और होगा भी। और लेकिन ये बात हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीकों से जो हमारे पास विजुअल्स आए हैं, वीडियोस आए हैं, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी मिसाइलों का आपने देखा कि किस तरीके से मजाक बना, और हमारी मिसाइलों ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कहर बरपा रखा था। त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुके थे, बिल्डिंग तोड़ तोड़ के जो विजुअल्स आए हैं वो पूरी दुनिया, पहले लोग कहते थे कि भैया अगर इंडियन आर्मी ने कोई कार्रवाई की है तो उसकी फुटेज दिखाइए, अब हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खुद पाकिस्तानी अवाम उस ट्विटर हैंडल पर जो 1 साल से बैन था, उसकी सरकार ने बैन कर रखा था, उसी हैंडल पर जाकर तमाम वीडियोस और फोटोग्राफ्स दिखा रही है, और खुद अपनी ही आर्मी का मजाक बनाकर रखा हुआ है वहां के लोगों ने। तो कौन कौन सी तस्वीरें, क्या चीजें हैं, चलिए अब समझते हैं। दीपक, एक वहाँ का पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर एयरबेस है रफ़ीक, उसकी ऊपर एक वीडियो आई है, एक तस्वीर आई है, जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी दोस्तों, जिसमें जो बीच में बाकायदा पूरा गड्ढा हो चुका है। हमारे बम जब फेंके गए, हमारी आर्मी ने जाके, हमारे एयरफोर्स ने जब वहाँ पे बम फेंके तो पूरा गड्ढा हो गया। साथ ही साथ एक और वीडियो है शाहबाज एयरबेस की, जो साइड में हैंगर होता है जहाँ पे विमान खड़े होते हैं आर्मी के, सारी चीज़ें, उसकी छत रह गई है। अब आप सोचिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे तो अंदर तक भी नहीं घुसे, तो फिर ये किसने किया? कि ऐसा तो है नहीं कि शहबाज शरीफ ने फूंक मारी होगी और वो गिर गई छत। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी छत अगर गिरी है एक रात तक, पहले तक ठीक है, और तस्वीर भी है बाकायदा जिसमें कंपैरिजन है पहले की कैसी थी और बाद की कैसी थी। जब दोनों तस्वीरों को आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप दिख रही होंगी तस्वीर आपको वो, तो उन तस्वीरों में क्लियर दिख रहा है कि जो साइड में हैंगर होता है जहाँ पे विमान खड़े होते हैं, उसकी छत बाकायदा पूरी ढह चुकी है। साइड में जो इमारत है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। रफ़ीक एयरबेस जो न्यूक्लियर एयरबेस है, वहाँ की ज़मीन के अंदर बाकायदा पूरा गड्ढा हो चुका है। इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है कि पूरे शहबाज शरीफ और आधा जो पाकिस्तान के उनके जो इतने भी मंत्री हैं जो ज़्यादा हांकते रहते हैं बैठ के वहाँ पे, जो ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो पूरे के पूरे उसमें दफन भी हो जाएंगे। उसके बाद भी इनकी आने वाली 7 पुश्ते भी उसमें दफन हो जाएंगी। इतना बड़ा गड्ढा कर दिया हमने। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ, जो ड्रोन्स के ऊपर हम लोग बोल रहे थे हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए, इन बेवकूफ़ों से, जाहिलों से कोई पूछे कि हमारे जब ड्रोन्स अंदर गए उसकी बाकायदा तस्वीरें आई हैं, और वो तस्वीरें हमने नहीं शेयर करी, जो इनके अपने पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन्हीं लोगों ने वो तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करी है। बाकायदा एक वीडियो है जिसमें वहाँ के जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी नागरिक है, वो शहबाज शरीफ को बोल रहा है कि भाई अभी तो ड्रोन भेजा है तब हमारा ये हाल हो गया, सोचो अगर आर्मी अंदर भेज देंगे तो हमारा क्या हाल होगा। और वो शहबाज शरीफ को गलिया रहा है, बहुत अच्छे से गालियाँ दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और समझने की बात है दीपक, आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था पाकिस्तान के अंदर ही, 150 से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे मारे गए थे। उस टाइम पे भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन्होंने केस बनाया, पूरी एक मीडिया में हाइपो, इंटरनेशनल मीडिया में इनकी बेइज्जती हुई थी। उसके बाद इन्होंने उसका जो भी चीज़ें चली, वो केस एकदम दब गया। तो सोचिए, जो अपने कौम के बच्चों के सगे नहीं हुए तो बाकी मुल्कों के क्या होंगे। शहबाज शरीफ कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि हमारे भाई सऊदी अरब, हमारा भाई पाकिस्तान, और हमारा भाई चाइना, कतर हमारा भाई, सबको तो भाई बना लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से भीख मिल रही है ना। अब अगर भीख वहाँ से मिल रही है तो उसको तो अपना बनाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चाहे एक गोली फेंकी हो या एक ड्रोन, हर चीज़ अपनी मेहनत से, अपने देश में बनी हुए, अपने मेहनत से, भारतीयों के टैक्स से बनाई गई है। उस चीज़ पे हमने जो है जंग से जो भी लड़ी, हम लोगों ने जो भी जवाब दिया, हमारे भारतीयों की मेहनत की उससे चला। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भीख मांगे हुए हथियार, भीख मांगे हुए ड्रेस, भीख मांगे हुए गोलियां, भीख मांगे हुए ड्रोन, चाहे वो टर्की से भीख मांगा हुआ ड्रोन हो, चाहे तो चाइना से भीख मांगी हुए इनके में हो, सारी चीज़ें भीख मांग कर कि भैया हमारे देश में इंडिया हमला कर देगा, हमें भीख में दे दो। और वही भीख में इनको मिला, और उस भीख के दम पे आज ये हमको आके दिखा रहे हैं, वो मुल्क हमें आके दिखा रहा है जहाँ पे आटे के लिए लोग सड़कों पे पागलों की तरह दौड़ते हैं और मर्डर कर देते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ पे गैस सिलेंडर को प्लास्टिक की थैलियों में भर के लेके जाया जाता है। ऐसा मुल्क जहाँ पे लड़कियों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने डांस करते हुए वीडियो बनाई। ऐसा मुल्क जहाँ पे मासूम बच्चों को स्कूल में घुसकर गोली मार दी जाती है। सोचिए, ऐसा मुल्क जहाँ पे दो धर्म के छोड़िए, अपने ही धर्म के लोगों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनकी सोच किसी और चीज़ की होती है। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं दीपक, जो दुनिया को पता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट उसामा बिन लादेन कहाँ मिलता है? इनके पाकिस्तान में। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट एक ऐसा मुल्क सोचिए जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो को पब्लिक के सामने, सबके सामने गोली मार दी, बम से उड़ा दिया जाता है। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री, उनको पूरी पब्लिक के सामने रैली में गोली मार दी जाती है, उनके पैर में चोट लगती है।
अब आप सोचिए, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को अकल नहीं आ रही, क्योंकि जाहिल हैं, गवार हैं, और ये उस लेवल के जाहिल हैं जहाँ इनको बस ये है कि हमें पैसा दिख रहा है। क्योंकि वहाँ वो मुल्क ऐसा, वो अपने मुल्क की फिक्र ही नहीं करता। उस देश की आर्मी अपने आप को ऊपर समझती है, और आर्मी जो है उसमें सारे गुंडे, बदमाश, आतंकवादी भरे हुए हैं। आतंकवादी से याद आया, अभी जो भारतीय सेना ने इन लोगों के 9 लॉन्च पैड उड़ाए थे, उसके बाद जो वीडियो आई कि जनाजे की नमाज हो रही है, एक आतंकवादी जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है और पीछे इनके सेना के सारे लोग खड़े हुए हैं हाथ बांध के। और सबसे बड़ी चीज़ सोचिए, वो मुल्क जहाँ पे सेना के लोग आतंकवादियों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, अब उस मुल्क के बारे में क्या ही सोचे। लेकिन यह है कि ये वो एक दुम बन चुका है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जिसको पाइप में डाल के आप 10 साल और रखोगे ना, 100 साल भी रखोगे, ये दुम सीधी होने वाली नहीं है। इनको सीधा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे हमने अभी किया है, अंदर घुसो और ऐसे इनको मारो कि इनको कदमों तले रोने दो। देखो, भारत की दुश्मनी वहाँ के सिविलियन से नहीं है, हमारी दुश्मनी है आतंकवाद फैलाने वालों से और आतंकवादियों से। और यही वजह थी जो भारत ने इस बार अटैक किया, हमने उन लोगों पर अटैक किया जो आतंकवाद फैला रहे थे, चाहे वो नो कैंप हो, चाहे वो सैन्य हो, क्योंकि वहाँ की सेना भी जो है वो आतंकवादी है। वो सेना है ही नहीं, बल्कि वो आतंकवादी ग्रुप है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी सेना एक आतंकवादियों का ग्रुप बन चुका है जो आतंकवादियों को पाल रहा है। आईएमएफ से पैसा मिला, वो पैसा कहाँ जाएगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है। वो पाकिस्तान के ग्रोथ में नहीं लगेगा, वो लगेगा आतंकवाद को और फंड करने में, कि जाओ भारत पे ऐसा हमला करो, जाओ यहाँ पे ये फैलाओ, जाओ अंदर जो है इस तरीके से मारो। अब आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में इतने दिन लग गए एक ट्रेन को हाईजैकिंग को ख़त्म करने में, वो मुल्क हमें आंखें दिखा रहा है और बोल रहा है हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। खून उनमें है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो जहर भर चुका है। और जहरीले जो इनके जिहादी जनरल हैं उसको, और इनके जहरीले शहबाज शरीफ को, इनको जूतियों से, चप्पल से पीटने का वक्त आ गया। और ये काम करेगी पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताते हैं वहाँ के कि वहाँ लोगों को खाने तक के भी पैसे नहीं है, वहाँ चलते फिरते भारत में हम लोग सर उठा के आराम से कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ सड़क पर अगर आप कोई चल रहा है ना, कुछ नहीं पता, अगला बंदा आएगा, चाकू दिखाएगा, आपके सब कुछ लूट के ले जाएगा। वहाँ इतनी ज़्यादा भूखमरी है, लोग जो है वहाँ के मुल्क छोड़ के अपना जो है अलग इस चीज़ में लग गए, लूट मार में, क्योंकि नौकरियाँ नहीं है वहाँ पे, वहाँ खाने को खाना नहीं है, पैसा नहीं है। क्योंकि वो लोग पैसा, जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने में, जहर उगलने में, इधर उधर की बकवास करने में लगा देते हैं। चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, हाफिज़ सईद हो, इन लोगों के बयान उठा के आप देख लो, ये बातें तो ऐसी चौड़ी चौड़ी करेंगे कि जैसे भाई इन्होंने पूरा धर्म का ठेका ले रखा है, इनके दम पे ही सारे कंधे पे सारा पूरा का पूरा इनका बोझ है। लेकिन जब बात आती है काम करने की, इंसानियत की बात आती है, अब जैसे हुआ जब इतना बड़ा अटैक हुआ था, अगर इतने बड़े तुम बहुत ज़्यादा किसी के लीडर बन रहे थे तो आते ना फ्रंट पे, बोलते कैमरा पे, क्यों दुपक के एक बंकर में छुप गए, क्यों अंदर जाके तुम बैठ गए कि भैया हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अबे बेवकूफ़ो, लेना देना नहीं है तुम्हारा तो मुंह पे आके बोलो ना, सामने आओ, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, बात करो, इतने हिम्मत है तो तुम में कि हमने नहीं किया। लेकिन उन्हें तो पाकिस्तान की ISI और आर्मी ने अंदर एक बिल्कुल कोने में छुपा दिया है, क्योंकि नहीं हमारी पोल खुल जाएगी। देखिए, ये जो आसिम ने आपको बहुत सारी जो चीज़ें बताई, उसमें आपको समझना पड़ेगा, जो हाफिज सईद इस पूरे गैंग का जो सबसे टॉप लीडर है, उसे पकड़ना, उसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। हाफिज सईद, हाफिज एक उर्दू शब्द है और उस उर्दू शब्द का मतलब यह है हाफिज, पाके कुरान, या जो कुरान पढ़ने में जो माहिर हो, जिसने पूरी कुरान पढ़ी हो, जिसे लोगों को सही रास्ता दिखाना था, उस शख्स ने ऐसे बयानबाजी की, ऐसे लोगों को ट्रेन किया और ऐसे लोगों को भड़काया ताकि वो भारत के खिलाफ लड़ सकें। ऐसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जो भारत में सिर्फ और सिर्फ जाकर जंग कर सकें, आतंकवाद फैला सकें, दहशत फैला सकें। हाफिज सईद, हाफिज मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिसने पूरी कुरान पढ़ी हो, जिसे कुरान की जानकारी हो, जिसे लोगों को सही रास्ता दिखाना था, उसने सिर्फ लोगों को बरगलाया और दहशत फैलाने का काम किया। पूरी जानकारी आपको क्राइम तक में बहुत सारी चीजें बताएंगे आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।